ये कहानी है सोनवा गांव की, जहां गुड्डी नाम की एक कुम्हारिन रहा करती थी और वो अपनी कला में खूब माहिर थी। लेकिन बिक्री न होने की वजह से उसका काम बिल्कुल बंद होने वाला था। अरे ले लो, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, सजावट के सामान, वो भी एकदम सस्ते दाम पर, ले लो ले लो। गुड्डी काफी देर तक यूं ही आवाजें मारती रही, लेकिन तभी सामने से गुड्डी की छोटी बहन पारुल वहां से गुजरती है। अरे पारुल! पारुल गुड्डी की तरफ देखती है और थोड़ा सा डर कर इधर उधर देखने लगती है और धीरे से गुड्डी के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे कैसी हो बहन? क्या कर रही हो दीदी? कोई सुन लेगा। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बुला लिया था तेरा हालचाल पूछने के लिए। दीदी बाहर मुझे बहन वगैरह मत बुलाया करो। अरे पर क्यों? नहीं, बस अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। शाम हो जाती है, लेकिन उसकी जरा भी बिक्री नहीं हो पाती और रोज की तरह एक बार फिर गुड्डी अपना सामान समेटकर वापस अपने घर चली जाती है। घर आकर सबसे पहले अपना सारा सामान वापस रखती है और फिर अपने चाक को चिचकारती है। हे देवी माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। हर दिन हाथ पैर मार रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब तो आप ही कुछ कर सकती हो माँ। गुड्डी अपना सर झुकाकर वापस आ जाती है और एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर बाहर ले आती है। शेरू, शेरू! तभी सामने से 2-3 कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं और आकर उस मिट्टी के बर्तन में पानी पीने लगते हैं। मुझे पता था तुम तीनों प्यासे होगे। गुड्डी चुपचाप उन कुत्तों को देखती रहती है। तभी उसे अपनी बहन की बात याद आती है। दीदी बाहर मुझे बहन वगैरह मत बुलाया करो। पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। बचपन में तो मेरा एक पल भी साथ ना छोड़ती थी। गुड्डी तवे से उतारकर एक रोटी और सब्जी एक थाल में रखकर पारुल को दे देती है। ये ले खा ले। नहीं, आपके हाथों से ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अगला दिन होते ही गुड्डी एक बार फिर से अपने मिट्टी के सारे खिलौने और बर्तन लेकर बाजार में चली जाती है। गुड्डी बाजार में बैठी अपना मिट्टी का सामान बेच रही थी। ले जाओ, मिट्टी के खिलौने, बर्तन एकदम सस्ते और टिकाऊ। ले जाओ, मिट्टी के बर्तन। तभी पारुल फिर से अपनी सहेली के साथ वहां से गुजरती है, लेकिन गुड्डी उसे देखकर अब की बार कुछ नहीं बोलती। ए पारुल, देख, ये तो तेरी बड़ी बहन है ना? अरे देख मत उस तरफ, वरना बुलाने लग जाएगी। इसकी शादी वादी नहीं हुई क्या? ये क्या कर रही है? अरे शक्ल ध्यान से देखी नहीं क्या तूने इसकी? बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन जैसे ही इसे देखते थे सारे मना कर देते थे। तो खुद ही बता, ऐसी शक्ल से कौन ही शादी करेगा? अरे पवन जी भी तो इसी के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मैं ही पसंद आ गई। हाँ तो अच्छा हुआ ना, देख कितने रईस खानदान में गई है तू और ऐश की जिंदगी जी रही है। देखो अपनी अपनी किस्मत है। मेरी शादी के बाद तो पापा भी गुजर गए और माँ तो बचपन में ही चली गई थी, तो तब से ये अकेली ही रहती है। और कुम्हारिन का ही काम मिला क्या इन्हें? पता नहीं क्यों मिट्टी में लथपथ हो गई रहती है। मुझे तो शर्म भी आती है इसे बहन कहने में। गुड्डी को ये सारी बातें सुनाई दे जाती हैं, लेकिन गुड्डी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। रोज की तरह सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज भी गुड्डी की ज्यादा बिक्री नहीं होती और गुड्डी वापस फिर से अपने घर आ जाती है और सबसे पहले अपने चाक को चिचकारती है। तभी उसकी नजर मिट्टी पर जाती है। ओहो, मिट्टी भी खत्म हो गई है। कल जंगल से जाकर लेकर आनी पड़ेगी। कोई ना, इसी बहाने नदी की मछलियों को आटे की गोली या चिड़ियों को दाना भी डालाऊंगी। सुबह होते ही गुड्डी सारा दाना पानी लेकर जंगल चली जाती है और जाते ही सबसे पहले चिड़ियों को दाना डालती है और उसके बाद नदी की ओर चल देती है। लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, उसे दिखता है कि नदी में काफी सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो रखा है। हे भगवान, कितना गंदा पानी कर दिया।
गुड्डी तुरंत मछलियों की गोली की थैली नीचे रख नदी में पड़ा कूड़ा कचरा साफ करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सारा कचरा वहाँ से निकाल देती है। लो बताओ, बेचारी मछलियाँ कैसे सांस ले रही होंगी। और फिर वो मछलियों को आटे की बनी गोली आराम से बैठकर खिलाने लगती है। लेकिन अपनी बहन की कही हुई बातें अब भी उसके जहन में चल रही थीं। थोड़ी देर में गुड्डी मछलियों को खाना खिलाकर मिट्टी इकट्ठा करने लगती है कि तभी उसे बड़े से एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बेहोश पड़ी दिखती है। हे भगवान! गुड्डी तुरंत दौड़ते हुए उस बुढ़िया के पास आती है और उसे पकड़कर पेड़ के सहारे बिठा देती है और उसका मुंह थपथपाने लगती है। माँ जी, अरे माँ जी, उठिए ना माँ जी। माँ जी, तुम कौन हो बेटिया? माँ जी, मेरा नाम गुड्डी है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने आपको यहाँ गिरा देखा। आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, जंगल में थोड़ी लकड़ी लेने आई थी, पर अब शरीर इतना कमजोर हो गया है कि चक्कर आ गया और यहाँ पे गिर गई। तो आपने किसी और को भेजा क्यों नहीं? अरे बिटिया, अकेली रहती हूँ, कौन आएगा मेरे लिए? और अब तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को मुझसे चिढ़ है। गुड्डी चुपचाप उस बुढ़िया की तरफ देखती रहती है। क्या हुआ बेटी? मुझे भली भांति पता है माँ जी, आपको कैसा लग रहा है। कैसे? गुड्डी उसे सारी बात बता देती है। मैं और किसी से तो क्या ही उम्मीद करूं माँ जी, जब मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। मैं तो चाहती हूँ कि अगले जन्म में बस खूबसूरती दे दे भगवान। नहीं बेटा, सूरत नहीं, सीरत पूरी जिंदगी साथ रहती है और तुम्हारी नीयत ही तय करती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बीतेगी। वैसे बेटा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाके पिला सकती हो? जी माँ जी, मैं साथ में ही लाई हूँ पानी अपने घर से। गुड्डी अपने थैले में से पानी की बोतल निकालती है। ये लो माँ जी। बेटी, अपने हाथों से पिला सकती हो? जी माँ जी। गुड्डी उसे अपने हाथों से पानी पिला देती है। मुझे एक बात बताओ बेटी, कि तुम जंगल में क्या करने आई थी? मैं वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने वगैरह बनाती हूँ माँ जी, उसी के लिए मिट्टी लेने आई थी, लेकिन साथ में चिड़िया और मछलियों का दाना पानी भी करा दिया। लेकिन जब मैं आ रही थी तब मैंने तुम्हें नदी साफ करते भी देखा था। हाँ माँ जी, क्या बताऊं, लोगों ने इतनी गंदगी कर रखी है ना कि मुझसे देखा ही नहीं गया, तो साफ करनी पड़ी। तुम ये सब क्यों करती हो बेटी? कोई और तो करता नहीं। मिट्टी और पानी, ये दो चीजों से ही तो मेरे जैसी कुम्हारिनों का पेट पलता है माँ जी। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसी मिट्टी और पानी का ध्यान रखूं। वो बुढ़िया तभी एकदम से उठ खड़ी होती है और एकदम से देवी में बदल जाती है। ये देखकर गुड्डी कुछ देर के लिए वहीं जमी रह जाती है। देवी माँ, आप यहाँ कैसे? आना पड़ा मेरी बच्ची, इतने अंधेरे में भी तुमने अपनी रोशनी कम नहीं होने दी। चुपचाप सब सहते हुए भी इस प्रकृति को देती रही, बिना उससे कुछ लिए। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस रोशनी को जलाए रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है माँ। मैंने कहा ना, नियत साफ हो तो आखिरकार सब ठीक होता है। तभी देवी माँ के हाथ से एक चाक प्रकट हो जाता है। ये लो, आज से तुम जो भी काम करो इसी पर करना। ये क्या है माँ? तुम्हारे कर्मों का फल है बेटी, पर हाँ, एक बात याद रखना, कि तुम्हारी जरूरत के लिए है, इच्छा के लिए नहीं। और ये चाक हर एक स्पर्श को पहचानता है। अगर कभी इस पर लालच या अभिमान का स्पर्श हुआ तो ये चाक उस इंसान के गलत कर्मों को उसी पल लौटा देगा। और जब तक वो इंसान अपनी गलतियों को पूरे मन से नहीं स्वीकारता, तब तक उसके हाथों का स्पर्श भी मैला ही रहेगा। जी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, इस कृपा के लिए। आपके एक दर्शन ने ही मानो मेरे सारे दुख हर लिए। गुड्डी उस चाक को उठाकर अब अपने घर ले जाती है। इसमें ऐसी क्या बात होगी जो ये खुद देवी माँ ने मुझे दिया?
गुड्डी उस चाक के पास बैठ जाती है और कुछ मिट्टी उस पर डाल देती है। पहले ग्लास बनाकर देखती हूँ। गुड्डी उस चाक पर एक ग्लास बनाने लगती है। जैसे ही ग्लास बनकर तैयार होता है तभी वो मिट्टी से बदलकर लोहे का हो जाता है। हैं? ये क्या हुआ? गुड्डी उस ग्लास को देखकर एकदम चौंक जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। गुड्डी अपने मंदिर में रखी देवी माँ की तस्वीर देखती है और उनके सामने अपना सर झुका लेती है। हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। गुड्डी अब उस चाक पर कई सारे बर्तन बना देती है और देखते ही देखते सभी मिट्टी के बर्तन स्टील और तांबे के बर्तनों में बदल जाते हैं। इन बर्तनों को तो मैं आराम से बेच सकती हूँ बाजार में। एक काम करती हूँ, खिलौने भी बनाकर देखती हूँ। गुड्डी उस चाक पर खिलौने बनाना शुरू करती है और देखते ही देखते वो खिलौने भी खूबसूरत खिलौनों में बदल जाते हैं। गुड्डी ये देखते ही एकदम खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, अब तो कल बिक्री ही बिक्री हो जानी चाहिए। अगला दिन होते ही गुड्डी सभी खिलौनों और बर्तनों को लेकर बाजार चली जाती है। वहाँ जाकर वो सभी चीजें बेचना शुरू करती है। तभी एक बच्चा वहाँ आता है। पापा, पापा। तभी उस बच्चे के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे, अब क्या हुआ? पापा, मुझे ये खिलौने लेने हैं। बता, तुझे कौन सा लेना है? बच्चा उनमें से एक खिलौना उठा लेता है। अब इसके कितने हो गए बहन जी? 60 रुपए हो गए भाई साहब। ठीक है, दे देना इसे। जी। गुड्डी उनका खिलौना एक थैली में डालकर उन्हें दे देती है और पैसे लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आज तो बैठते ही बोनी हो गई। तभी कुछ औरतें भी वहाँ आ जाती हैं। अरे बहन जी, ये थाली पीतल की है क्या? जी हाँ बहन जी। मैं तो सोच रही हूँ ले लूं। हमारी घर की थालियाँ तो पुरानी हो गई हैं सारी। हाँ, पीतल के बर्तनों में खाना खाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिर बहन जी 4 थाल कर देना। और मुझे भी ये तवा दे देना बहन जी। जी अभी देती हूँ बहन जी। कितने हो गए बहन जी? जी 500 हो गए। इन सभी चीजों की? जी हाँ। ये तो बाकी दुकानों से बहुत सस्ता है। मैं तो अगली बार यहीं से लूंगी सामान। सच में, मेरे देवर की शादी आने वाली है। जब सामान चाहिए है लेन देन के लिए तो मैं तो यहीं से ले जाऊंगी। जी बहन जी, आपकी ही दुकान है, जब मर्जी आइए। देखते ही देखते शाम तक गुड्डी का सारा सामान बिक जाता है। अरे वाह, सारा सामान बिक गया आज तो। ये तो कमाल ही हो गया। कुछ ही दिनों में गुड्डी की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। उसका मामूली सा ठेला अब बढ़कर दुकान में बदल जाता है। देवी माँ, आज आपकी ही कृपा से मैं अपनी खुद की दुकान खोल पाई हूँ। बस इसी तरह कृपा बनाए रखना माँ। बहन जी, जरा सुनिएगा। क्या हुआ बहन? आपके पास कुछ खाने को है क्या बहन जी? खाने का? हाँ बहन जी, एक रोटी भी हो तो दे दीजिए। पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी भूख से बुरा हाल हो जाएगा। 2 दिन से मतलब कब से यूं ही घूम रही हूँ इस बच्चे को लिए? 1 हफ्ता हो गया बहन जी। पर ऐसा क्या हुआ? और इसके पापा नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन मेरे ससुराल वालों को जब पता चला कि मुझे बेटी हुई है तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे पति बस चुपचाप खड़े सब देखते रहे। अब बताओ, अकेली औरत क्या करे? अकेली औरत चाहे तो बड़े से बड़ा पर्वत भी चढ़ सकती है बहन जी। आप एक काम करो, आप यहीं रहो। मैं खाना लेकर आई थी अपने लिए, तो आप वो खा लो और शाम को मेरे साथ चलना। शाम होते ही गुड्डी उस औरत को अपने घर ले जाती है। तुम एक बार यहीं रुकना, मैं अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है बहन जी। गुड्डी अंदर जाकर अपना जादुई चाक लेकर आती है और खाली जगह पर बैठ जाती है। धीरे धीरे चाक से एक सुंदर सी झोपड़ी बना देती है और एकदम से वो झोपड़ी एक बड़ी सी झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देखते ही शिवानी एकदम भौचक्की रह जाती है। ये कैसे हुआ? ये बात अब किसी को बताना मत, ठीक है? वरना बवाल खड़ा हो जाएगा।
तो मैं यहाँ रह सकती हूँ मतलब? अरे हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। कोई बात नहीं, जब मुझे जरूरत थी तो किसी ने मेरी मदद की थी, तो मेरा भी तो वही फर्ज बनता है ना। शिवानी गुड्डी के सामने हाथ जोड़ लेती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे साथ दुकान में काम करना, क्योंकि जब से काम बढ़ा है तब से मुझे भी किसी की जरूरत थी। जी बहन जी। नाम क्या है तुम्हारा? शिवानी। अगले दिन से दोनों दुकान संभालने लगते हैं। देखते ही देखते दुकान पर रोज लोगों की भीड़ होने लगती है। तभी एक दिन जब पारुल वहाँ से गुजर रही होती है, उसका ध्यान गुड्डी की बड़ी दुकान पर पड़ता है, जिसे देख पारुल हैरान रह जाती है। इसने इतनी बड़ी दुकान कब खोल ली? तूने देखा नहीं, ये तो 1 हफ्ते से खुली हुई है और काम करवाने के लिए इसने एक औरत भी रखी है। क्या? और क्या, दूर दूर से लोग बर्तन खिलौने वगैरह लेने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे सस्ते दाम है इसके। पर ये अचानक कैसे हुआ? ये तो मिट्टी के बर्तन बेचती थी। अरे पर तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि वो कामयाब हो रही है। पारुल बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुंह क्यों बनाए बैठी हो? कुछ नहीं। फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? कहा ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे तुमने सुना, गुड्डी दीदी ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। तो मैं क्या करूं? किसी से कर्ज लेकर बैठी होगी। अरे नहीं, उनकी बिक्री बढ़ी है और वो एकदम खरा सामान सस्ते दाम पर बेचती हैं। मेहनत की है उनने। तुम्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है उन पर? जाओ जाकर उन्हीं की दुकान पर काम कर लो। अरे मैं तो बस कह रहा था कि मेहनती हैं वो। मैं कोई खाली बैठी नहीं रहती यहाँ। पारुल गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है और सीधा गुड्डी के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मैं भी देखूं आखिर मिट्टी से तांबा और स्टील पर कैसे आ गई है। पारुल चुपके से घर की खिड़की के अंदर झांकती है, जहाँ गुड्डी जादुई चाक पर बर्तन बना रही होती है और वो बर्तन मिट्टी से स्टील और तांबे में बदल जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये देखते ही पारुल के मन में लालच जाग उठता है। अगर ये मेरे पास हो तो कितना फायदा हो जाए, बैठे बैठे सब बना लूं। और वैसे भी ये अकेली रहती है, मेरे पास तो पूरा परिवार है। अगले दिन जैसे ही गुड्डी दुकान पर जाती है, तभी पीछे से पारुल हाथ में हथौड़ा लेकर आती है। हाँ, गई ये। पारुल गुड्डी के घर का ताला तोड़ देती है और चाक उठाकर अपने घर ले जाती है। पहले मिट्टी ले आओ, फिर देखूंगी इससे क्या बनता है। सोने के बर्तन बनाऊंगी मैं तो। पारुल बाहर से मिट्टी लाकर चाक पर बैठती है, लेकिन जैसे ही पारुल चाक चलाकर बर्तन बनाती है, चाक जोर जोर से हिलने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! पारुल धीरे धीरे आंखें खोलती है। मैं यहाँ कैसे आई? वो उठती है और सामने आईने में खुद को देखकर दंग रह जाती है। चेहरे पर झुर्रियां, बदन पर फटे पुराने कपड़े। ये मुझे क्या हो गया? मेरा चेहरा। पारुल दौड़कर अपने घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। पवन जी। अरे पारुल, तुम यहाँ? अरे गुड्डी, पारुल आई है। मैं यहाँ? और गुड्डी यहाँ क्या कर रही है? तभी गुड्डी वहाँ आती है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या बात हुई भला? मेरा घर है ये। आपका कैसे हुआ? ये मेरा घर है और वो मेरे पति हैं। ए, तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात भी है इस घर में रहने की? पवन जी, आप ही बताइए ना इन्हें कि मैं आपकी बीवी हूँ। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम पारुल? बहकी बहकी बातें तो आप कर रहे हो। तभी गुड्डी कसकर पारुल का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर की ओर धकेल देती है। खुद का परिवार नहीं मिला तो मेरा परिवार खाने आ गई। शक्ल देखिए तूने अपनी? तेरी औकात है? ऐसी जगह पर शादी हो तेरी? गुड्डी उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है। क्या पागल पागल हो गई है क्या ये? मुझे क्या पता, पागल ही रही होगी उस झोपड़े में अकेले रहते रहते। मुझे तो शर्म भी आती है इसे अपनी बहन कहने में। पारुल बाहर खड़ी ये बातें सुन रही थी। मुझसे शर्म क्यों? पारुल आगे कुछ नहीं बोल पाती, वो वापस चली जाती है।
शाम हो जाती है और पारुल चुपचाप बैठी रहती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पारुल की नजर तभी चाक पर पड़ती है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। इसे तोड़ दूंगी तो पूरा खेल ही खत्म। पारुल उस चाक को उठाकर जमीन पर पटक देती है, लेकिन उस चाक को कुछ भी नहीं होता। इसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? पारुल तभी हथौड़ा ढूंढकर उस चाक पर जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद पारुल थककर नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पारुल मायूस होकर वहीं लेट जाती है। आधी रात होते ही उसे जोरों की भूख लगने लगती है। पारुल पूरा घर छान मारती है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। दीदी कैसे गुजारा करती थी यहाँ पर? रात से सुबह हो जाती है। पारुल की भूख और बढ़ जाती है। देखती हूँ कहीं कुछ पैसे वगैरह रखे हैं क्या। उसे 1 रुपया भी नहीं मिल पाता। हे भगवान, ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। पारुल घबराकर एक बार फिर गुड्डी के पास जाती है। अब क्या है? दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपके घर में ना कुछ खाने को है ना पैसे हैं। मेरा घर नहीं, वो तेरा घर है, और तुझे खिलाने के लिए ना बैठी मैं। घर जाकर अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर कमा, जो रोज करती है। मेरी ठेकेदारी थोड़ी है तेरा पेट भरने की। गुड्डी एक बार फिर पारुल के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। पारुल चुपचाप वहीं खड़ी उस दरवाजे को देखती रहती है। गुड्डी के बाल बिखरे हुए हैं और हालत बेहद खस्ता। पारुल दरवाजा खोलती है। आप? पारुल बहन, वो तेरी मदद चाहिए थी। मेरी मदद? 2 दिन हो गए बहन, जरा भी बिक्री नहीं हुई और कुछ खाया भी नहीं है। अगर तेरे पास थोड़े पैसे हो तो दे दे, बाद में लौटा दूंगी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना आपको? घर पर आ गई पैसे मांगने। अगर काम नहीं चल रहा तो कुछ और कर लो ना। यहाँ पर मत आया करो। मेरी ठेकेदारी नहीं है आपका पेट भरने की। पारुल जोर से गुड्डी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। हे भगवान, ये मैंने कैसा पाप कर दिया? पारुल रोती हुई वापस अपने घर आ जाती है और चाक के सामने आकर बैठ जाती है। शायद जो हुआ सही हुआ। जो अपनी माँ जैसी बड़ी बहन के साथ ये कर दे, वो इसी सजा की हकदार है। पारुल उठकर थोड़ी सी मिट्टी ले आती है और चाक के पास बैठ जाती है। थोड़ी बहुत चीजें बना लेती हूँ, क्या पता उसी से कुछ पैसे मिल जाएं। जैसे ही पारुल चाक को हाथ लगाती है, चाक एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगता है और एकदम से पारुल को अपने अंदर खींच लेता है। पारुल उठकर देखती है, वो वापस अपने घर आ चुकी है, उसी पुराने कपड़ों में। वो दौड़कर आईने के पास जाती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका चेहरा पहले जैसा हो चुका होता है। पारुल बाहर आती है कि तभी उसकी नजर जादुई चाक पर पड़ती है। पारुल वो चाक उठाकर गुड्डी की दुकान की ओर चल देती है। गुड्डी और शिवानी दुकान पर बैठी होती हैं। तभी पारुल हाथ में चाक लिए वहां आती है। दीदी, पारुल तू यहाँ? गुड्डी की नजर चाक पर पड़ती है। ये तेरे पास कैसे आया? मैंने आपके घर से चुराया था दीदी। मतलब? पारुल सारी बात गुड्डी को बता देती है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ। मुझे पता है। मतलब? मैं ये नहीं बता सकती कि ये मुझे किसने दिया, लेकिन जिसने दिया उसने कहा था जिसके स्पर्श में लालच या अभिमान होगा, ये चाक उसके कर्म को उसे वापस लौटा देगा। पारुल सिर झुका लेती है। दीदी, माँ के जाने के बाद आपने कैसे मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाई थी, याद है? कैसे नहीं याद? मेरे बिना तो खाना तक नहीं खाती थी। और आपको याद है जब आप मेरे घर पैसे मांगने आई थी तब मैंने क्या कहा था? गुड्डी चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है। मैंने कहा था मेरी ठेकेदारी नहीं है आपका पेट भरने की। उस बहन को जिसने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, जिसने माँ बनकर मुझे पाला, मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ दीदी। पारुल फूट फूट कर रो पड़ती है और गुड्डी उसे सीने से लगा लेती है। बस बस, तुझे अपनी गलती समझ आ गई ना, मेरे लिए वही काफी है। पता नहीं दीदी, मैं आपकी माफी के लायक भी हूँ कि नहीं। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ नहीं है, चल चुप हो जा। पारुल काफी देर तक गुड्डी से लिपट कर रोती रहती है।
दीदी, जादू आप में है, चाक में नहीं। तभी शिवानी भी बोल पड़ती है। दीदी ये बात बिल्कुल सही है, आप चाहती तो इस चाक को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन आपने किया सिर्फ दूसरों के लिए। अगर आप ना होती तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होता? मुझे बस एक ही बात की खुशी है कि मुझे मेरी बहन वापस मिल गई। पारुल गुड्डी की ओर देखती है। दीदी आज मेरे घर खाना खाने चलोगी? गुड्डी की आंखें भर आती हैं। और इस बार सारा खाना मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ ठीक है।